गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और किसी यौगिक में तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो आप लोग अपने साथ कॉपी पेन रखिए और मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए फ्यू सेकंड्स आप अपनी आंखें बंद करेंगे। ओके। रेडॉक्स ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इसको बोला जाता है रेडॉक्स। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक डेफिनेशन देखते हैं ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन या इसको बोला जाता है ऑक्सीकरण। यहाँ पर इसकी पहली डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का जुड़ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा हो जाएगा एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तीसरी होती है इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, धनात्मक सजगता में वृद्धि। इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। ये तीन बेसिक डेफिनेशन हुआ करते हैं जो अलग अलग जगह पर काम आते हैं हमको अभिक्रिया में पहचानने के लिए कि किसका क्या हो रहा है। इस तरह से अगर रिडक्शन देखें हम तो रिडक्शन में हो जाएगी यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ हो जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये हो जाएगी इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी, इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी। अगर ये तीन बेसिक डेफिनेशंस अगर याद हों तो और भी डेफिनेशन हम अपने तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इस ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो हम इसको बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हट रहा है, बाहर निकल रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगी? रिडक्शन कहलाएगा। एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन निकलता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पर इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज होने से ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो पॉजिटिव वैलेंसी डिक्रीज होने से रिडक्शन कहलाएगा। इस साइड से देखें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर कहलाती है रिडक्शन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है। और इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी, तो नेगेटिव वैलेंसी जिसमें इंक्रीज होता है वो अगर रिडक्शन कहलाती है, तो जिसमें नेगेटिव वैलेंसी डिक्रीज होगा वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब हम कुछ रिएक्शन को यहाँ से पहचानते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, मान लो हमारे पास Zn है, Zn को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या हो जाएगा? ZnO। चूँकि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। इसी तरह से अगर देखा जाए Zn प्लस अगर हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं तो जिंक हाइड्राइड बनेगा और इसलिए क्या कहलाएगी? रिडक्शन कहलाएगा। फिर यहाँ पर जैसे हम देखते हैं Zn, यहाँ एक रिएक्शन दिया है Zn2 प्लस 2E देता है। चूँकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसे जिंक एटम से, इसलिए यह क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन।
और इसी रिएक्शन को अगर रिवर्स कर दें तो ये हो जाएगा Zn2 प्लस 2E, ये हो जाएगा Zn। ये क्या कहलाएगी, चूँकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इसलिए क्या कहलाएगा, रिडक्शन। फिर हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो अपने को Fe2 प्लस दिया है, यहाँ से अगर Fe3 प्लस लेते हैं तो ये क्या कहलाएगा, चूँकि इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो रहा है, रिमूव हो रहा है, इसलिए कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर हम लें तो ये हो जाएगा Fe3 प्लस, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए क्या कहलाएगी, रिडक्शन। और यहाँ पर एक चीज़ ऐसे देखते हैं हम लोग, मान लो Na है और यहाँ पर ये Cl2 है, ये रिएक्ट करके बनाता है NaCl। यहाँ पर अगर देखें हम तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि परमाणविक और आणविक अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। याद रख लीजिएगा, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्टेट पर हर एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। यहाँ से अगर देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ रहा है, यहाँ देखते हैं -1। तो अगर इन दोनों के बीच अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैलेंस इंक्रीज, पहले क्या थी, 0 थी, अभी क्या हो गया +1, इसलिए कहलाएगी ये ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या हो गया, 0 से -1 हो रहा है, इसलिए कहलाएगा रिडक्शन। तो इस तरह से हम दी हुई अभिक्रियाओं को समझ सकते हैं कि कौन सा अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस अभिक्रिया में रिडक्शन हो रहा है। अब हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। कुछ अभिक्रियाएं हमारे पास ऐसे भी हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलती है, तो उन अभिक्रियाओं को बोलते हैं रेडॉक्स। यहाँ पर देखिए रेडॉक्स वर्ड, रेडॉक्स बोलते हैं। तो रेडॉक्स वर्ड होती है, ये बना है 2 वर्ड से, RD प्लस ऑक्स से। यहाँ पर इसका मीनिंग है रिडक्शन और इसका मीनिंग है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वर्ड में ही दोनों चीज़ इंक्लूडेड है, मतलब इसमें जिस अभिक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अगर साथ साथ होती है तो अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स कहलाती है। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर मान लो जैसे FeCl2 दिया हुआ है, SnCl4 दिया हुआ है, इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा FeCl3 और SnCl4 की बात, SnCl2 की बात करते हैं, ये अभिक्रिया होती है। इन अभिक्रियाओं में अगर देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पर क्लोरीन का -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगी, Sn का है +4, क्लोरीन का -1, ये Fe का +3, -1, +2, -1। तो यहाँ पर क्लोरीन की किसी प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि क्लोरीन ना तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है। लेकिन यदि हम इन दोनों के बीच अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये +2 से +3, मतलब ये वाला परिभाषा काम आएगी, इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। तो यहाँ पर धनात्मक संयोजकता क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए अभिक्रिया कहलाएगी हमारी ऑक्सीडेशन। और अगर इन दोनों के बीच अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 से +2 हो रहा है, और +4 से +2 होना मतलब डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी हो रहा है, और इसलिए क्या कहलाएगा, ये रिडक्शन कहलाएगा। इसलिए हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं यह अभिक्रिया एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो जिन जिन अभिक्रियाओं में इस तरह से होगी वो कहलाती है रेडॉक्स, इसमें दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये हो गया हमारा रेडॉक्स से संबंधित बातें। अब हम कुछ अभिक्रियाओं, या जैसे यहाँ पर मैंने +2 लिखा, यहाँ +4 लिखा, कहीं +1 लिखा, ये कैसे निकलते हैं इस पर थोड़ा विचार करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि जैसे मान लो हमको दिया है H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करो, ऐसा अगर क्वेश्चन दिया है, या फिर इसको हमको अंडरलाइन करके भी दे सकता है, रेखांकित तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करो। तो यहाँ मैं आपको कुछ बातें बता दूं पहले, उसके बाद हम इसको निकालेंगे
पहला चीज़ तो ये है कि हर एलिमेंट्स का प्रत्येक तत्व की परमाणविक एवं आणविक अवस्था में ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है। जैसे सोडियम अभी एटम के स्टेट पर है, इसलिए हो जाएगा इसका 0। यहाँ पर अगर मान लो Cl2 लेते हैं, ये भी मॉलिक्यूलर स्टेट पर है, इसलिए इसका हो जाएगा 0। ये बातें हमको याद रहना चाहिए। दूसरी चीज़, प्रत्येक तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप बैलेंसी के इक्वल होता है। जैसे मान लो हमको बोलता है सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ये चूँकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स है और फर्स्ट ग्रुप की यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नीशियम की अगर लेते हैं तो मैग्नीशियम की क्या हो जाएगी, चूँकि सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो चूँकि 13th ग्रुप का है, यहाँ ध्यान रखना 13th या इसको 3rd A भी बोलते हैं, 3rd A ग्रुप भी बोला जाता है। तो 13 ग्रुप को अगर 13 ग्रुप लेते हो तो आपको 10 माइनस करना पड़ेगा, तो 13 - 10 करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +3 होगी, जो कि इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद अगर हम आते हैं कार्बन के आते हैं तो +4 हो जाती है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन क्योंकि यहाँ पर 14 होता है, 14 ऋण 4 सॉरी 10 ऋण नहीं 14 ऋण 10 करोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये 14th ग्रुप का एलिमेंट है। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन की केस में यहाँ पर नाइट्रोजन क्या होता है, आपका 15 ग्रुप का एलिमेंट्स है और 15 ग्रुप पे 10 करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम ले सकते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन +5। इसमें जो वेरिएशन होता है उसको ग्रुप स्टडी करेंगे उस समय देखा जाएगा। उसके बाद चलते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन आती है। तो ऑक्सीजन आपका 16वें ग्रुप का है, तो यहाँ पर अगर ऐसा करते हैं तो ये इसकी -2 हो जाएगी, इधर से घटते जाएगा। ऑक्सीजन ग्रुप की -2 और फिर हेलोजन ग्रुप का हो जाता है -1 और यहाँ इसकी हो जाती है -3 एंड +5। तो यहाँ -3 कॉमन है, इसलिए -3। यहाँ पर एक बार बता दूँ, फर्स्ट ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, 13 ग्रुप एलिमेंट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, 14 ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, 15 ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है, 16 ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है और 17 ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है और 18 ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। यहाँ थोड़ा सा क्लू समझ लें हम कि ऐसा क्यों होता है प्लस से सीधा माइनस। तब आपको पता है 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि कोई भी एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन में तभी भाग लेता है जब उसकी आउटर मोस्ट या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। जैसे यहाँ की केस में अगर देखें हम सोडियम और नाइट्रोजन में कंपैरिजन करें समझ में आ जाएगा कि सोडियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 281 आता है, इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन की केस में अगर देखा जाए तो इसकी क्या होते हैं 7 होता है, ये हो जाता है 25, इट हैज़ 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब चूँकि ऑक्टेट रूल कहता है कि किसी एटम की वैलेंस शेल पर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकती, तो जिस किसी एलिमेंट्स के वैलेंस शेल पर 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे इधर नियान लूँ मैं तो नियान का होता है 10, ये हो जाएगा 2 8, इसके वैलेंस शेल पर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर देखा जाए तो ऑक्टेट रूल कहती है कि वह जिस एलिमेंट्स के लास्ट या वैलेंस शेल पर अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो केमिकली इनर्ट होता है, वो किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। चूँकि सोडियम के केस में देखें तो इसके वैलेंस शेल पर 1 इलेक्ट्रॉन है और इसलिए इसकी टेंडेंसी होगी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने का, इसीलिए क्या करता है दूसरे एलिमेंट से कंबाइंड होकर के केमिकल रिएक्शन देता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये ऑक्टेट कैसे करेगा। तो यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं बाय लूजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको लूज़ कर देता है तब इसकी वैलेंसी 28 हो जाएगा, अर्थात इसके वैलेंस शेल पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी और इसलिए क्या हो जाएगी वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है
और दूसरा क्या होगी, बाई गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी वह अपने विन्यास को 288 कर सकता है। दोनों ही परिस्थितियों में उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। और अब देखा जाए कि यहाँ पर क्या होगी, एक केस में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, डोनेट कर ऑक्टेट बना रहा है, जबकि दूसरे में क्या हो रही है, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो हम समझते हैं कि लूजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज़ मोर इजी देन द गेनिंग ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा आसान है 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की तुलना में। इसलिए ऑलवेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज करने वाले के लिए प्लस, गेन करने वाले के लिए माइनस होता है, और इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। यहाँ पर अगर नाइट्रोजन की केस में देखा जाए तो इसकी वैलेंस शेल पर 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 रास्ते हैं या 2 तरीके हैं। क्या करेगा, बाई गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या होगा, बाई लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ की स्थिति में भी क्या हो जाएगी, चूंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करना, 2 चांसेस आ रहे हैं, 2 स्थितियाँ आ रही है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए आसान है 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की तुलना में। और चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसका अगर देखें तो क्या हो जाएगी, अगर ये मान लो ग्रहण करता है तो इसका विन्यास 2-8 हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। और अगर 5 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका विन्यास ऐसा हो जाएगा, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, ये गेन करना ज़्यादा इजी है, इसलिए यहाँ पर क्या कहे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो जाता है। तो है ना। और उसके बाद ऑक्सीजन की देखें हम, तो ऑक्सीजन में अगर देखते हैं तो क्या होती है, ऑक्सीजन की केस पर 2 होता है और 6 हो जाता है। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा 2-8, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाएगा, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ज़्यादा आसान है इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने की तुलना में। इसलिए यहाँ पर भी इसकी क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस आएगी। चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, -2 आएगा। इसी तरह से हम एक और ले सकते हैं, जैसे मान लो हैलोजन में अगर क्लोरीन या फ्लोरीन को लेते हैं या फ्लोरीन को लेते हैं, तो फ्लोरीन 9 होता है, ये हो जाता है 2-7। इसके पास भी 2 चांस है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो अपना विन्यास 2-8 कर सकता है, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना विन्यास इस तरह से कर सकता है। तो इस परिस्थिति में भी 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करना ज़्यादा इजी है 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की तुलना में। इसलिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस होगी, और चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसलिए क्या हो जाएगा, -1 हो गया, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हुआ करता है। अगर हम 18 ग्रुप एलिमेंट्स की बात करें तो 18 ग्रुप एलिमेंट्स ऑलरेडी ऑक्टेड हैं, ना तो इनको गेन करने की ज़रूरत है, ना ही इनको लॉस करने की ज़रूरत है इनके लिए, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुआ करता है। ये तो एक कॉमन फैक्टर हो गया, जिसे हम अगर पीरियोडिक टेबल का ज्ञान हो, पीरियोडिक पोजीशन का ज्ञान हो, तो हम हर तत्वों की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को बड़ी आसानी से जान सकते हैं। ओके, अब दूसरा हम देखते हैं कि कुछ बातें ऐसी भी हुआ करती है जो हमको कभी कभी कंफ्यूज करती है, कि जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अगर विन्यास करें तो 1 होगा, इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इस पर केवल एक ही कक्ष होता है, इसलिए ऑक्टेट नियम के अनुसार इस पर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो यहाँ पर क्या होगी, या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने विन्यास को 2 कर लेगा, या 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपने विन्यास क्या कर लेगा, 0 कर लेगा। दोनों ही परिस्थिति में ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा बाई गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन और बाई लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। चूँकि गेनिंग और लूजिंग जो फिजिबिलिटी है या संभावना है वो बराबर है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है बराबर है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन ले करके भी ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है और इलेक्ट्रॉन दे करके भी ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। और इसलिए यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। ये हमारे लिए द्विधा की बात है, कंफ्यूज करता है। तब यहाँ पर बातें याद कर लेना कि अगर हाइड्रोजन अपने से स्ट्रॉन्ग मेटल के कांटेक्ट में आता है, जैसे मैं अगर सोडियम हाइड्राइड की बात करूं तो सोडियम हाइड्राइड में सोडियम चूँकि क्या करता है, केवल डोनेटिंग नेचर रखता है। यहाँ देखें हम 2-8-1 होता है और यहाँ पर 1 है, तो इसकी जो टेंडेंसी है केवल लूज़ करने का है, इसलिए लूज़ कर सकता है।
तो और इसके लिए क्या है, लूज़ करना और गेन करना दोनों टेंडेंसी बराबर है, इसलिए सोडियम केवल लूजिंग टेंडेंसी रखता है और हाइड्रोजन लूजिंग और गेनिंग टेंडेंसी रखता है। इसलिए इस केस पर जब कोई हाइड्रोजन के एटमॉस्फेयर में ऐसा एलिमेंट्स आ जाता है जो स्ट्रांग लूजिंग टेंडेंसी रखता है, उस कंडीशन पर हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, चूंकि सोडियम केवल लूजिंग टेंडेंसी रखता है, हाइड्रोजन की लूजिंग एंड गेनिंग टेंडेंसी इक्वल होता है, इसलिए लूज़ भी कर सकता है, जितना आसानी से लूज़ करेगा उतनी आसानी से गेन कर सकता है। जबकि सोडियम क्या करता है, केवल लूजिंग टेंडेंसी रखता है, और लूजिंग टेंडेंसी रखने की वजह से जब हाइड्रोजन अब ऐसे तत्व के एटमॉस्फेयर में आता है जो केवल लूजिंग टेंडेंसी रखता है, उस केस पर हाइड्रोजन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाती है। तो जितने स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं उसके कांटेक्ट में जब आता है हाइड्रोजन, तो वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हुआ करता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बता दूँ, नाइट्रोजन NH3 की बात करें हम लोग या फिर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें या HF की बात करें, तो इस केस पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, H का 1 होता है और Cl का 2 8 7 होता है। मतलब इसके वैलेंस शेल पर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल पर 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी भी टेंडेंसी ऑक्टेट कंप्लीट करने का है। क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज़ करके। ये भी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करके। लेकिन यहाँ पर क्या होगी, गेनिंग टेंडेंसी इसकी ज़्यादा है, और गेनिंग टेंडेंसी ज़्यादा होने की वजह से केवल गेन करेगा, और गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ क्या होगा, -1 हो जाएगा। और जैसे ही हाइड्रोजन ऐसे तत्वों के कॉन्टैक्ट में आता है तो वहाँ पर उसकी टेंडेंसी लूजिंग हो जाता है और वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। फिर से इसको सारांश में देखें तो हाइड्रोजन दोनों तरह की टेंडेंसी इसके लिए बराबर होती है, +1 और -1। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग मेटल के कॉन्टैक्ट में आता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि केवल लूजिंग टेंडेंसी रखने वाले एलिमेंट के कॉन्टैक्ट में आता है, तब उस समय हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाती है। और जब हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट के एटमॉस्फेयर में आता है जो केवल और केवल गेनिंग टेंडेंसी रखते हैं, उस केस पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाती है। ये बातें हमको याद होना चाहिए। अगर इतनी बातें याद है तो बड़ी आसानी से हम किसी यौगिक में तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, यह हो गया दूसरी बातें। तो यहाँ पर देखो, ये मॉलिक्यूलर स्टेट में है, और इसलिए मॉलिक्यूलर स्टेट में होने की वजह से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, थोड़ा सा और देख लीजिए, ये एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसकी जितने एलिमेंट्स हैं सबकी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ करता है 0। तो जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। पहला कंडीशन लिख लेते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या उदासीन अणुओं में, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स होता है 0। सभी तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स का योग क्या होती है, 0 होता है। जैसे इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की कुल ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की और ऑक्सीजन, चारों ऑक्सीजन की, सल्फर की और 2 हाइड्रोजन की कुल ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होगी, 0 होगी। दूसरा अगर मैं देखूं, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आवेशित अणु भी हुआ करते हैं। जैसे अगर हम NH4 की बात करें, NH4+ का, यद्यपि यह अणु है परंतु उसके ऊपर चार्ज है, इसलिए चार्ज मॉलिक्यूल कहलाता है, आवेशित अणु कहलाता है। तो आवेशित अणुओं की कुल ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है उस पर जितना चार्ज रहता है। जैसे यहाँ पर +1 है, इसलिए क्या हो जाएगी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा। यदि हम कार्बोनेट की देखें, ऐसा होता है, इस पर चार्ज ये है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2- होगी। और यहाँ हम देखते हैं Cr2O7 2- की बात करें, ये भी एक आणविक स्टेट पर है, इसका चार्ज है, इसलिए कुल ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, इसकी -2 हो जाएगा। ये बातें हमको याद होना चाहिए। तो 3 बातें हैं
किसी कैटायन, देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होगा, टोटल सम ऑफ द ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हो जाएगी, 0 होगी। अगर कैटायन है तो कैटायन की, किसी कैटायन अणु की कुल ऑक्सीकरण अवस्था उस कैटायन पर जितना आवेश होता है उसके बराबर होता है। और अगर कोई एनायनिक मॉलिक्यूल है तो उसकी कुल ऑक्सीकरण अवस्था उस पर लगाए गए चार्ज के बराबर होता है। ये तो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करने की तरीका। अब चलिए इस क्वेश्चन पर विचार करते हैं। इस क्वेश्चन पर अगर विचार करें तो क्या करना है, हमको निकालने के लिए दिया है सल्फर का, इसलिए हम मानेंगे, माना एस की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, इसका फार्मूला हो जाएगा, देखो 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2, फिर लिखेंगे H की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, प्लस हो जाएगी S की ऑक्सीडेशन नंबर, S की ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस हो जाएगा 4 इंटू O की ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। और चूंकि ये उदासीन अणु है इसलिए क्या हो जाएगी, उदासीन, फिर से देखो 2 हाइड्रोजन है इसलिए क्या हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर एक ही एटम है इसलिए यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, और 4 ऑक्सीजन है इसलिए 4 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पर क्या होगी, ये सल्फर का निकालना है अपने को, इसलिए क्या रखेंगे, यहाँ पर x रखेंगे, यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा। चूँकि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1 होती है, और यहाँ पर देखते हैं हम 4 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा, प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगा, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगा। दूसरा किसी एक चार्ज मॉलिक्यूल का देखते हैं। जैसे हमको बोलता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में Cr का निकालना है, तो यहाँ Cr का निकालना है तो Cr अंडरलाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगी, ये हो जाएगा 2 इंटू K की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस Cr 2 हैं तो 2 हो जाएगा Cr की ऑक्सीडेशन नंबर, और प्लस हो जाएगा 7 और O की ऑक्सीडेशन नंबर। और चूंकि ये उदासीन अणु है इसलिए क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर ये जाएगा 2, इसका +1 होता है 2, इसको मानना पड़ेगा, माना Cr की ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अंक x है, तो हो जाएगा 2x हो जाएगा, +7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 2 + 2x प्लस -14 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2, x इज इक्वल टू +6। यहाँ आता है ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आता है। इस तरह से हम किसी मॉलिक्यूल्स में गिवन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को हमको ऐसा दे देगा, देखिए इसी कई बार दे देगा Cr2O7 2- में Cr का बोलता है, तब हम क्या करें, यहाँ Cr का x मानोगे, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr भी x हो जाएगा, यहाँ जाएगी 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू, देखो टोटल चार्ज इसका -2 है इसलिए क्या हो जाएगा, -2, 2x हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू -2। यहाँ आगे लेते हैं तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 + 14, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। ये इसका ऑक्सीडेशन इस तरह से निकाला जा सकता है। तो हम इस तरह से किसी उदासीन अणु, कैटायनिक अणु, अच्छा एक एनायनिक अणु को ले लेते हैं। जैसे मान लो हमको बोलता है कैटायनिक अणु का NH4+ में N का बोलता है, या और भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखो x मान लो,
ये प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, H का ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और इसलिए यहाँ पर देखो X + 4, यहाँ पर चूँकि हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव का उसमें है इसलिए क्या होगी, प्लस होगा, तो ये हो जाएगा +1, माने 4 + 1 इज इक्वल टू +1 और x इज इक्वल टू x + 4 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3। ये आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का। तो इस तरह से हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कैटायनिक मॉलिक्यूल या एनायनिक मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, वो जहाँ पर आएगी वहाँ पर हम चर्चा कर लेंगे। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं। इसका दूसरा नाम है हाफ सेल पोटेंशियल भी कहा जाता है। आजकल की एक प्रचलित नाम है हाफ सेल पोटेंशियल। इसको हाफ सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हर सेल पर 2 इलेक्ट्रोड्स हुआ करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बना रहता है। तो किसी सेल का आधा हिस्सा सिंगल इलेक्ट्रोड होता है, इसलिए उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और ये हाफ सेल पोटेंशियल कहलाता है। इसकी कुछ बेसिक बातें समझिए। पहले मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोड क्या है। सर डेफिनेशन से चलते हैं आगे। ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है, ये आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा, थोड़ा ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रोड्स की डेफिनेशन तो मिल जाती है कि जब किसी मेटेलिक रॉड को उसी मेटल के आयन के सॉल्यूशन में डीप कराया जाता है तो जो व्यवस्था होती है वो इलेक्ट्रोड कहलाता है। वह इलेक्ट्रोड कहलाता है। किसी धात्विक छड़ को उसी धातु के आयन के विलयन में डुबाई जाती है। विलयन में डुबाने से जो व्यवस्था मिलती है, जो व्यवस्था प्राप्त होती है, वह इलेक्ट्रोड कहलाता है। वह इलेक्ट्रोड कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें, मान लो हमको जिंक इलेक्ट्रोड की बात करना है तो क्या लेंगे हम, जिंक की छड़, ये हो जाएगा जेडन रॉड, और इसको अगर जिंक आयन की सॉल्यूशन, मतलब जिसमें जिंक आयन होगा, जैसे जिंक सल्फेट में अगर डुबाते हैं तो ये व्यवस्था क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोड। उसी तरह से अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हैं तो कॉपर की रॉड लेंगे और यहाँ पर अगर इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा दिया जाए तो ये जो व्यवस्था कहलाती है वो कॉपर इलेक्ट्रोड कहलाएगा। तो कुल मिला के इलेक्ट्रोड एक व्यवस्था है जिसमें मेटेलिक रॉड को उसी मेटल के आयन के सॉल्यूशन में डीप करते हैं तो कहलाता है इलेक्ट्रोड। अब आप कल्पना कीजिए अपने मस्तिष्क पर कि क्या आप सभी धातुओं के इलेक्ट्रोड्स बना सकते हैं अगर आपको ज़रूरत की सभी चीज़ें दे दी जाए। तो मेरे ख्याल जैसे हमको बोलता है सिल्वर इलेक्ट्रोड बनाना है तो हम क्या लेंगे, सिल्वर की छड़, सिल्वर आयन की सॉल्यूशन, और उसको किसी एक बीकर में डाल देंगे। बीकर में सिल्वर आयन की सॉल्यूशन लेंगे, उस पर सिल्वर आयन डीप करेंगे तो क्या बन जाएगी, सिल्वर का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। फिर अगर हमको बोलता है लेड की इलेक्ट्रोड, तो लेड की रॉड को लेड आयन के सॉल्यूशन में डीप करेंगे तो लेड इलेक्ट्रोड बन जाएगा। उसी तरह से अगर गोल्ड का इलेक्ट्रोड बनाना है तो गोल्ड की रॉड को गोल्ड आयन के सॉल्यूशन में डीप करने से गोल्ड की इलेक्ट्रोड बन जाएगी। उसी तरह से सोडियम का अगर इलेक्ट्रोड बनाना है तो सोडियम की रॉड को सोडियम
सोडियम आयन के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो सोडियम का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। अब हमको देखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम देखेंगे दो चीज़ें आप समझिए। यहाँ पर मेटल के साथ एक टेंडेंसी होती है Mn प्लस एंड E माइनस, ये बातें आप याद रखिए। इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। मैं यहाँ पर लिया मेटल की रॉड और इस मेटल की रॉड को मेटल आयन की सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ये मेटल की रॉड है, मेटल, और ये है मेटल आयन की सॉल्यूशन। तो ये व्यवस्था कहलाती है इलेक्ट्रोड। ये मेटल इलेक्ट्रोड कहलाएगा। अब ऐसा करने से क्या होता है, हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो इसलिए हमको समझना है कि क्या होती है जब मेटल की रॉड को मेटल आयन के सॉल्यूशन पर डीप कराया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्या होता है जब मेटल की रॉड को मेटल आयन के सॉल्यूशन पर डीप किया जाता है। तब यहाँ पर क्या होती है कि मेटल आयन के रूप में डिज़ोल्व होने लगता है। यहाँ देखिए मेटल आयन के रूप में डिज़ोल्व होने लगता है और सॉल्यूशन में जो मेटल आयन होता है वो मेटल के रूप में रॉड पर डिपॉजिट होने लगता है। तो इसके लिए रिएक्शन हो जाएगा Mn प्लस Ne माइनस, और ये हो जाएगा M। दोनों ही घटनाओं को ध्यान दीजिए। जब भी मेटालिक रॉड को मेटल आयन के सॉल्यूशन में डीप कराया जाता है, दो घटनाएं होती है। फर्स्ट कि सॉलिड जो मेटल होता है वो मेटल आयंस के रूप में डिज़ोल्व होने लगता है सॉल्यूशन में, और ये तभी संभव है जब ये घटना ऐसा होगा। मीन्स मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटल आयन क्रिएट हो जाएगा, वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन रॉड पे रुक जाएगी। दूसरी स्थिति में मेटल आयन जो कि सॉल्यूशन के रूप में है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करके मेटल रॉड पर मेटल के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पर जो घटना होती है, क्योंकि हर फिनोमेना के लिए एक फोर्स होता है, एक ड्राइवर होता है, तो यहाँ पर ये कहलाती है हमारा सॉल्यूशन प्रेशर कहलाता है। या जो पहली वाली घटना है सॉल्यूशन प्रेशर के कारण होती है, ये विलियन दाब के कारण होती है। पहले इसको नाम पहला दे दूँ, अगर इसको दूसरा दूँ, तो जो पहली घटना होती है वो सॉल्यूशन प्रेशर के कारण होती है, विलियन दाब के कारण। मतलब हम कह सकते हैं कि धातु की छड़ धातु आयन के रूप में जो घुलता है वह विलियन दाब के कारण घुलता है। विलियन दाब के कारण ही धातु के छड़ धातु आयन के रूप में घुलने लगता है जब इसको हम उस विलियन में डुबाते हैं। दूसरा होती है विलियन में मौजूद धात्विक आयन रॉड पर मेटल सॉलिड फॉर्म में जमने लगता है। इसका जो ड्राइवर होता है वो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर या इसको बोलते हैं परासरण दाब। माने कुल मिला के हम कह सकते हैं कि परासरण दाब के कारण ही धात्विक धनायन जो मौजूद होते हैं विलियन में, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रॉड पर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होने लगते हैं। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। अब यहाँ पर याद रखना, सभी धातुओं के लिए सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं होती। कुछ धातुओं के लिए सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा होता है परासरण दाब से, कुछ दूसरे धातुओं के लिए परासरण दाब ज़्यादा होता है सॉल्यूशन प्रेशर के लिए। तब हम इन घटनाओं की अगर बात करें तब हमारे पास तीन परिस्थितियाँ आ सकती है। पहला कंडीशन तो क्या होगी कि SP मीन सॉल्यूशन प्रेशर इक्वल होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का। दूसरी स्थिति आ सकती है कि सॉल्यूशन प्रेशर अधिक होगी ऑस्मोटिक प्रेशर से, और तीसरी हो जाएगी कि सॉल्यूशन प्रेशर कम हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर से। ये तीन कंडीशन आ रही है, ये आपको अक्सर बुकों में नहीं मिलती, इसलिए आप इसको याद रखिए। अब हम देखते हैं कि इन कंडीशनों पर क्या होता है।
इन कंडीशनों को अगर देखें हम तो फिर से देखते हैं। देखो, मान लो हम पहले कंडीशन की बात करते हैं। पहले कंडीशन में हमने देखा, ये बोल रहा है कंडीशन के रूप में कि अगर ये मेटल है और ये मेटल आयन का सॉल्यूशन है, चूंकि इसका विलयन दाब ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक है, मतलब ये जो सॉलिड से लिक्विड की ओर लगने वाला जो फोर्स था, या इसको हम डाउनवर्ड फोर्स बोल सकते हैं, वो अधिक था इसके रिवर्स फोर्स से। इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पर क्या होगी कि यह मेटल आयन के रूप में ये इस तरह से रिएक्शन देगा, इस तरह से रिएक्शन देगा। और इस रिएक्शन में चूंकि देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए रिएक्शन कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और ऐसा करने से क्या होगी कि ये जो इस घटना में यहाँ पर क्या हो जाएगी, पूरी इलेक्ट्रॉन आएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होते हैं, माइनस चार्ज होते हैं, इसलिए सभी इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल पर रहेंगे। चूंकि सॉल्यूशन में क्या है, धन आयन है पहले से, इधर से भी जा रहा है, इससे सॉल्यूशन के अंदर पूरा धन आयन बिखरा हुआ है। तो जितने जो धन आयन होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन की वजह से ये इस तरह से सेट हो जाएंगे। फिर से देख लेंगे, विलयन दाब अधिक होने के कारण धातु में इस प्रकार की रिएक्शन होती है। इस प्रकार के रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़ दी जाती है और धन आयन के रूप में वो घुल जाता है, जिसकी वजह से ये रॉड ऋणावेशित हो जाता है। और विलयन चूँकि धनावेशित है, इसलिए विलयन के जितने धनावेशित आयन हैं वो सब रॉड की ओर खिंच जाते हैं और जमा हो जाते हैं। इसलिए यहाँ क्लियर है चित्र में कि रॉड एंड सॉल्यूशन के बीच जो जंक्शन पॉइंट है, ये इतना हिस्सा अगर हम देखें, इसकी जंक्शन पॉइंट है, संधि बिंदु है, जहाँ पर द्रव और रॉड दोनों आपस में स्पर्श कर रहे हैं, मिले हुए हैं, वो उसका जंक्शन पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो, जंक्शन पॉइंट पर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जा रहा है। रॉड नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। और यह घटना चूंकि ऑक्सीडेशन के थ्रू आ रही है, इसलिए इस पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाता है। तो हमारे पास छोटी छोटी बातें हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन अगर हमसे पूछे ऑक्सीकरण विभव, तो ऑक्सीडेशन फिनोमेना के थ्रू जो पोटेंशियल डेवलप होता है, सेटअप होता है, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसको। दूसरा अगर देखें हम, यहाँ पर जैसे मान लो अगर हम दूसरा मेटल की रॉड लेते हैं, और ये मेटल की रॉड और ये सॉल्यूशन की बात है। अगर इस रॉड के लिए, इस मेटल के लिए तीसरा कंडीशन अगर फॉलो होता है कि सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगी, प्रेडोमिनेंट हो जाएगा। और इसके प्रेडोमिनेशन की वजह से विलयन में जो मौजूद धन आयन हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर मेटल के रूप में डिपॉजिट होने लगेंगे। और यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा Mn+, और इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और ये क्या हो जाएगी, मेटल के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। चूंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। रिडक्शन रिएक्शन होगी। और वहाँ से देखते जाइए आप, यहाँ से जब आ रहा है तो अब क्या हो जाएगी, मेटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, निगेटिव चार्ज। इसलिए फिर से रॉड और लिक्विड के जंक्शन पॉइंट पर एक पुनः पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, जो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। और चूंकि रिडक्शन के थ्रू आ रहा है, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज़ है। देखो हमने क्या किया, दोनों ही परिस्थितियों में हमने अपने तरफ से वही किया कि मेटल की रॉड को मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप किया, इसमें भी इसमें भी। यहाँ पर क्या हो रही है, तब मेटल की रॉड और सॉल्यूशन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है। यहाँ भी देखो, रॉड और सॉल्यूशन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है।
तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन हो जाएगी कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयन के सॉल्यूशन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के बीच जो विभवांतर पैदा होती है वह क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयन के विलयन में डुबाने से धातु की छड़ एवं विलयन के बीच जो विभवांतर स्थापित होता है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे ई से दिखाया जाता है। इसे ई से सिंबलाइज किया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं तीसरा कंडीशन को। तो देखो यहाँ पर हमने देखा कि जब सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा होती है ऑस्मोटिक प्रेशर से तो ये फिनोमेना होती है और इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड क्या हो जाती है? नेगेटिव चार्ज हो जाता है। चूँकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसलिए यहाँ पर इसकी एनोड के रूप में काम करेगा अगर सेल बनाएंगे तो। या इसका 3 नाम याद रखिएगा। चार्ज का नेगेटिव, वो इलेक्ट्रोड एनोड हो जाती है और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। दूसरा में क्या हो जाता है? ये चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, ये कैथोड का रोल करता है और ये कहलाती है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। ये कहलाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है। पहले स्थिति की बात करूं तो पहले स्थिति में चूंकि दोनों फोर्स बराबर है इसलिए यहाँ पर डाउनवर्ड रिएक्शन से या इस रिएक्शन से जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस रिवर्स इस रिएक्शन से क्रिएट होगी। दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे और रिजेक्ट करने की वजह से यह इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा इसका विभव। और 0 होने की वजह से कहलाता है हमारा नल इलेक्ट्रोड कहलाता है। नल इलेक्ट्रोड या शून्य इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो ये तो हो गया 3 इलेक्ट्रोड हमारा। अब इसी पर एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की देखें तो स्टैंडर्ड प्रमाणिक इलेक्ट्रोड विभव, प्रमाणिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रमाणिक इलेक्ट्रोड विभव एक कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ मैं आपको बता दूं परिभाषा सेम वही इलेक्ट्रोड विभव जैसा होगा, कुछ बातें जोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर ये है स्टैंडर्ड। अब है इसकी शॉर्टकट डेफिनेशन होगी, स्टैंडर्ड स्टेट पर किसी इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल होती है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। स्टैंडर्ड अवस्था में, प्रमाणिक अवस्था में किसी इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो प्रमाणिक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेटअप इन स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसको यहाँ पे डिनोट की जाती है E0 से। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टैंडर्ड स्टेट, हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट या प्रमाणिक अवस्था का शर्त है, आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो। स्टैंडर्ड स्टेट का कंडीशन होता है कि टेम्परेचर को
25 डिग्री या 298 केल्विन होना चाहिए। प्रेशर को 1 atm प्रेशर मीन्स वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर से यहाँ बता दूँ, प्रेशर का कनेक्शन केवल गैस से होता है, तो यहाँ पर गैसी इलेक्ट्रोड होगी तब यहाँ भी इसकी बात की जाएगी, और अगर सॉलिड और लिक्विड का जंक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन किया जाएगा। तब यदि हम इसी घटना को देखो, 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 25 यानी 298 केल्विन टेम्परेचर पर जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रण, पहले हमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंशन नहीं किया था, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट पर मेंशन करना पड़ेगा कि जब किसी 25 सेंटीग्रेड ताप पर किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के आयन में विलयन में डुबाने से जो धातु की छड़ और विलयन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है वो कहलाती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर से एक बार बोल दूँ, प्रामाणिक शॉर्टकट में क्या होगी, प्रामाणिक अवस्था में किसी इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो प्रामाणिक या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। इसके E0 से डिनोट करते हैं। इसकी अगर डिटेल डेफिनेशन लिखना चाहें तो अगर इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा आपको याद हो तो उसमें कुछ शब्द जोड़ दोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा। एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, जब 25 सेंटीग्रेड ताप पर किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के आयन के विलयन में डुबाने से धातु की छड़ और विलयन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है वो कहलाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव का प्रदर्शन, फिर पढ़ेंगे हाफ सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम सेल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नोट डाउन करते रहिए कंटेंट को वीडियो पॉज करके। ओके।